Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So in this video we are going to cover up the next two case scenarios, that is case scenario number 27 and 28. In case you have not seen the previous videos, please check out the description box below. I've given the link over there. Okay, so let's begin with case scenario number 27. Gentech Engineering and Consultancy Limited, which is a public company having its registered office in Kolkata, West Bengal, was incorporated way back in January 2011. Okay, so the company was incorporated in 2011 in the month of January, and it was having a registered office in Kolkata, West Bengal. It is a public company. Okay, so the central government is holding 21% of the paid-up share capital, while the state government of Gujarat and Navyug Engineering Limited, a government company, is holding 23 and 10% respectively. Okay, so the central government is having a share of 21%, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है 23% एंड एक और गवर्नमेंट कंपनी ही है जिसका स्टेक है 10%. तो एक बात बताओ, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी गवर्नमेंट का, सेंट्रल का, स्टेट का, या फिर सेंट्रल स्टेट मिक्स करके, या फिर मल्टीपल स्टेट्स का, स्टेट गवर्नमेंट्स का बेसिकली, अगर जो शेयर है वो मोर देन 51%, मोर देन इक्वल टू 51% हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है. या फिर अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल करती है आपकी कंपनी को, तो आपकी कंपनी भी क्या बन जाती है? गवर्नमेंट कंपनी, बेसिकली सब्सिडरी. अगर आपकी एक गवर्नमेंट कंपनी है और आप किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करते हो, यू हैव acquired the stake and that other company is becoming a subsidiary company of a government company, then that subsidiary company is also a government company. बट यहाँ पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का स्टेक कितना है? 44% का स्टेक है, और जो गवर्नमेंट कंपनी ने स्टेक अक्वायर करा हुआ है वो 10% का है. तो ना ही गवर्नमेंट कंपनी की क्लॉज की वजह से गवर्नमेंट कंपनी बन रही है GECL, ना ही स्टेक ऑफ गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट कंपनी बन रही है. हमें ऐसा नहीं करना होता कि गवर्नमेंट कंपनी का भी और गवर्नमेंट का भी दोनों का स्टेक ऐड करके चेक करना होता है कि क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बन रही है. नो, ऐसा नहीं करते. ठीक है, या तो गवर्नमेंट का स्टेक चेक करो या फिर गवर्नमेंट कंपनी का स्टेक चेक करो. ठीक है, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन रही है JECL, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक कंपनी है फिलहाल तो. ठीक है, चलो. As JECL was interested in ascertaining the market value of its assets, it invited tenders and after thorough scrutiny, it shortlisted the following registered valuers. तो ये probably हमसे registered valuers के concept पूछने वाले हैं. Mr. Anant, he has set up his valuation practice in London. For last 5 years, he came to India to visit on 25th of November 2019 for a short span of around 1 month, during which, in terms of the tender submitted by him, he was proposed by GECL to undertake the assignment relating to valuation of his assets. तो यहाँ पर अगर हम देखें, वो बंदा बाहर से इंडिया के अंदर आया है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए आया है, दैट टू फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ही हैज़ दिस प्रैक्टिस इन लंडन. So do you think he can become the registered valuer? No. Why? Because he is a PROI and a PROI cannot become the registered valuer. तो यहाँ पर ये मिस्टर अनंत तो बन ही नहीं सकते थे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? मिस्टर आलोकनाथ, ही इज़ अ वैल्यूअर, मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ मेसर्स ALP एंड एसोसिएट्स कोलकाता बेस्ड वैल्यूएशन फर्म. Mr. Aloknath was given second preference by GECL if Mr. Anant refused the assignment relating to valuation of assets. In fact, Mr. Anant तो कर ही नहीं सकता, ये बंदा बन सकता था. ठीक है, एलिजिबल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट, मेसर्स MNC वैल्यूअर्स एंड एसोसिएट्स LLP है, बेस्ड आउट कैलकाटा है. ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर वैल्यूअर मेंबर्स ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ गिवन द थर्ड प्रेफरेंस, तो ये भी बन सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सिर्फ मिस्टर अनंत के नॉट बिकम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. ठीक है, चलो, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरा. JECL holds 15% paid-up share capital of Prayas Marketing Limited PML. Okay, ये भी एक listed company है. However, the registrar having reasonable cause to believe that PML was not carrying on any business operations ordered a physical verification of the registered office of PML. तो अगर कंपनी कोई भी बिजनेस या फिर ऑपरेशंस नहीं कर रही, ठीक है, और ऐसा रिवील भी हो जाता है आफ्टर द वेरिफिकेशन कि वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर रही, तो बड़ी दिक्कत की बात है.
ठीक है, सेक्शन 248 ऐसा कहता है। चलो देखते हैं, यहाँ पर वेरिफिकेशन करवा रही है रजिस्टर्ड ऑफिस का ROC. Let's check. After verification of the registered office of PML, the registrar formed an opinion that the company in actuality was not carrying on any business or operations, and therefore he issued a notice to the company and all its directors indicating his intention to remove the name of the company from the registrar of companies. बिल्कुल किया जा सकता है. If no explanation along with the copies of relevant documents were filed within a period of 30 days from the date of notice. ठीक है, बिल्कुल ROC के पास ऐसी पावर है. Since no cause to the contrary was shown by the company and its directors, the registrar, after following the requisite procedure, removed the name of the company from the registrar of companies, and a notice dated 30th of October 2020 to this effect was published in the official gazette. On publication of this notice in the official gazette and also its placement on the official website of the Ministry of Corporate Affairs, PML was dissolved. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिज़ोल्व हो जाएगी क्योंकि नाम भी रिमूव हो चुका है एंड उसको काफ़ी मौका दिया, प्रोसीजर्स पूरा फॉलो वगैरह हुए हैं एंड उसके बाद ऐसा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है. आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ एज अबव ऑफ PML इफेक्टिव फ्रॉम 30th of October 2020 अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट सीज टू ऑपरेट एज अ कंपनी एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज डीम्ड टू हैव बीन कैंसल्ड फ्रॉम द डेट. तो बिल्कुल ठीक है. अगर आपको पता है सेक्शन 250 क्या कहता है, सेक्शन 250 बोलता है कि अगर कंपनी जो है डिसॉल्व हो जाती है अंडर सेक्शन 248, तो उस केस में जिस दिन से जो भी डेट नोटिस के अंदर मेंशन्ड है उस दिन से वो कंपनी ऑपरेट करना बंद कर देगी एंड जो उसका सर्टिफिकेट था इनकॉर्पोरेशन का वो भी कैंसल्ड माना जाएगा फ्रॉम द डेट जो कि मेंशन्ड है इन द नोटिस. ठीक है. एंड लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात पॉइंट ये था कि अगर कोई अमाउंट वगैरह उससे रियलाइज़ करना था हमें कंपनी से या उसको अपनी कोई लाइबिलिटीज़ वगैरह डिस्चार्ज करनी थी तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो कंपनी एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी. अदरवाइज़ कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फॉर मेकिंग दी पेमेंट्स या फिर अपनी कोई भी लाइबिलिटीज़ वगैरह डिस्चार्ज करनी है या आपको कोई भी अमाउंट रियलाइज़ वगैरह करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो आपकी कंपनी वो मानी जाएगी, दैट इज़ एग्जिस्टेंस में मानी जाएगी. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहाँ पर. ओके, द केस सिनेरियो इज ओवर, नाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ओके, छोटी सी केस स्टडी थी. फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज ऑब्जर्व दैट द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ GECL इज 21%, वाइल स्टेट गवर्नमेंट का कितना था, स्टेट गवर्नमेंट का 23 था एंड नवयुग इंजीनियरिंग दैट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी का 10% था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एप्लीकेबल इन सच अ सिचुएशन. तो हमने कहा था गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन रही है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया. सो दिस इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, दिस इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. तो गवर्नमेंट कंपनी है ये तो काट दो, जहाँ पर भी लिखा है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑब्वियसली आंसर गलत है, तो ये गलत हो गया. अब दो बचे ऑप्शंस, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. Since the central government, state government and the Navyug Engineering Limited, a government company, holds only 54% of its paid up share capital, which is less than the threshold. नहीं. Since the central government, state government holds 44% of its paid up share capital, which is less than the limit of 51%. और ना ही वो गवर्नमेंट कंपनी 51 होल्ड कर रही है जिससे कि वो सब्सिडरी बनती. तो इन बोथ दीज केसेस ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी. Let's move on to the next question. Question number 2. Which one of the following options is applicable in case of Mr. Anant was preferred to be given the valuation assignment of valuing? तो वो नहीं दे सकते थे क्योंकि वो एक PROI है. So cannot act as the valuer being a person not resident in India. बिल्कुल ठीक. Valuer since the process of valuation of goodwill is tedious and time consuming task. नहीं, ये रीज़न नहीं था. रीज़न ये था कि वो PROI है इसलिए वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकता. तो कैन एक्ट वाला तो वैसे भी आपके गलत थे, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. In case PML is aggrieved by the order dated 30th/10/2020 of the registrar that led to removal of its name from the registrar of company and its dissolution, and therefore it desires to file an appeal to the tribunal, which one of the following options is correct? तो appeal to tribunal आप कितने दिन के अंदर कर सकते हो? एक्चुअली आपको 3 साल का टाइम मिलता है. 3 years from the date of ROC's order you get the time to file the appeal with the tribunal. ठीक है. सो PML इज परमिटेड टू फाइल एन अपील, परमिटेड टू फाइल एन अपील, परमिटेड टू फाइल एन अपील, परमिट. तो सब में परमिटेड लिखा है तो डेफिनेटली आंसर है. अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, मतलब तो 1 year
2 years, 3 years, 5 years. तो करेक्ट आंसर क्या है? 3 years. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following options is applicable in case PML denies to discharge its liabilities and other obligations contending that after dissolution it has ceased to operate? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते, आपकी कंटेंशन बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि इस पर्पज़ के लिए तो आप फिर भी एग्जिस्ट करते हो. द कंटेंशन ऑफ PML इज वैलिड? नो, इट्स नॉट वैलिड. तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए. इट इज़ इनवैलिड सिंस द डिसोल्यूशन shall not affect the realization of amount due to it and for the discharge of its liabilities or obligations. बिल्कुल ठीक बोला हुआ है. फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. द कंटेंशन ऑफ PML इज वैलिड, तो वैसे ही गलत हो गया. ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Suppose PML on its own decides to file an application to the registrar for removal. खुद से फाइल करे, suo moto. From the given options, choose the one which shall be applicable in such a situation. तो क्या आप suo moto अप्लाई कर सकते हो? Yes, suo moto अप्लाई किया जा सकता है. कंपनी जब अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज़ वगैरह को पे कर देती है, ठीक है, तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकती है या 75% इन वैल्यू मेंबर्स का कंसेंट ला सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द ROC फॉर द रिमूवल ऑफ नेम. तो कोई दिक्कत नहीं है, 75% का आपको कंसेंट चाहिए इन वैल्यू या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो, दोनों में से कुछ भी. ठीक है, पर आपको पहले अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या करना पड़ेगा? डिस्चार्ज करना पड़ेगा. नॉट परमिटेड वाला तो आपका ऑप्शन गलत ही हो गया. ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ PML एट द बोर्ड मीटिंग कैन पास अ रेजोल्यूशन. नो, बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा. PML आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज एंड बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और बाय ऑब्टेनिंग, ऑर्डिनरी नहीं स्पेशल. PML after extinguishing all its liabilities and by passing a special resolution or by obtaining the consent of 75% of its members in terms of paid up, बिल्कुल ठीक है, may file an application to the registrar for removal of its name from the registrar of companies. बिल्कुल करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन क्या है? D. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस सिनेरियो. केस सिनेरियो नंबर 28. Bini Textiles is a company incorporated in the year 2010. It is a company limited by shares. So it is a company which is incorporated in the year 2010. It is a company which is limited by its shares. The company has total 12 directors. Okay, so the company has total 12 directors, जिसमें एक मिस्टर सिंह भी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के. The petition for winding up was presented by the contributories to the tribunal on the grounds of mismanagement and fraud committed by 2 of its directors in the company. Mr. Rohan, Mr. Sharad are the sons of late Mr. Ram who died 3 months ago. Mr. Ram held 500 shares of the company for the past 4 years. So Mr. Ram के पास 500 shares थे पिछले 4 सालों से. Now the person is no more and his sons have got the shares. The value of each share is 2000 rupees. They both inherited equal amount of shares. That means 250 shares एक बंदे ने ले लिए, 250 दूसरे ने ले लिए after their father's death. So as being shareholders of the company, they have also signed the petition for winding up of the company. On being satisfied, the tribunal passed the order for winding up of the company. तो क्या वो यहाँ पर कर सकते थे, petition file कर सकते थे? Yes, they could have filed the petition. Why? Because they have got the shares because of the former holder, and the former holder died. That is why they have got the shares. So that is why yes, they are eligible to file the application to the tribunal for operation and mismanagement. Okay, next, due to winding up of the company. Basically operation नहीं, यहाँ पर तो winding up के लिए उन्होंने अप्लाई किया ना. हाँ, petition for winding up के लिए वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. Why? Because they have got the shares, they have inherited the shares and the person who was having the shares died, तो कोई दिक्कत नहीं है. Due to winding up of the company decided to compensate Mr. Singh for loss of his office, as otherwise he would have retired in 2022. Had the company not wound up, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होता, इस बंदे का जो रिटायरमेंट होता है वो 2022 में होता. ठीक है, तो इसीलिए कंपनी क्या कह रही है, इसको लॉस, सिंस ही हैज़ लॉस्ट हिज ऑफिस, तो इसको कॉम्पनसेशन पे करते हैं.
तो एक बात बताओ, सेक्शन 202 क्या कहता है कि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है एंड देर इज़ अ डिफॉल्ट ऑफ दी और द नेग्लिजेंस ऑफ द डायरेक्टर, तो हम उस केस में कॉम्पनसेशन पे नहीं करते। और भी कुछ पॉइंट्स थे सेक्शन 202 के अंदर कि कोई भी कॉम्पनसेशन पे नहीं किया जाएगा वाइंडिंग अप अगर शुरू हो जाती है बिफोर द डेट ऑन विच ही सीज टू होल्ड द ऑफिस, या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑन विच ही हैज सीज टू होल्ड द ऑफिस। दोनों ही केस में हम क्या करते थे, कॉम्पनसेशन पे नहीं करते थे। तो यहाँ पर भी उसको कॉम्पनसेशन पे नहीं होना चाहिए, राइट। अब ये वाला जो पॉइंट था ना कि कोई कॉम्पनसेशन पे नहीं होगा बिफोर द डेट, अगर आपका जिस दिन आप ऑफिस छोड़ रहे हो उस दिन से पहले अगर वाइंडिंग अप हो जाता है, या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑन विच ही हैज सीज टू होल्ड द ऑफिस। इस केस में कंडीशन होती थी कि अगर आपके असेट्स जो हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस वगैरह, अगर वो लेस हैं, असेट्स जो हैं वो लेस हैं दैन दी अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रीपे, तो उस केस में आपको कोई कॉम्पनसेशन पे नहीं किया जाता था, है ना। तो इस केस में बेसिकली सारा कुछ देखना पड़ता था कि जो हमें शेयर होल्डर्स को पैसा देना है, शेयर कैपिटल का, प्रीमियम का, क्या वो अमाउंट अगर पूरा पड़ रहा है तो ठीक है। अगर वो अमाउंट जो आपका असेट्स हैं वो और भी कम है, बिल्कुल बचे ही नहीं है, तो उस केस में आपको कोई भी कॉम्पनसेशन पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। Now the company decided to pay 1 year remuneration which he would have earned if he had been in the office for the remainder of his term. So finally the company decided to pay Mr. Singh after settlement of all its debts. तो सिर्फ डेट्स सेटल हुए ना, इक्विटी को पेमेंट थोड़ा ना हुआ है। ये थोड़ी ना कहे कि इक्विटी के लिए सफिशिएंट अमाउंट है, तो यहाँ पर इस केस में उस बंदे को पेमेंट नहीं की जानी चाहिए थी, राइट। चलो, as per the provisions of Companies Act 2013, the tribunal need to send an intimation of winding up to the liquidator and the registrar within the stipulated time mentioned in the act. So, for the purposes of winding up of a company, the tribunal appointed a company liquidator, Mr. Dilip, on 21st of December 2020. But Mr. Dilip had conflict of interest with the company. तो ऐसा कुछ होता है कि अगर बेसिकली अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह होता है तो लिक्विडेटर को अपॉइंटमेंट के टाइम पर एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days। जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट होता है तो उसको अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना पड़ता है, या अगर कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसको 7 days के अंदर अंदर इस चीज़ को करना चाहिए था। ऑल्सो ट्रिब्यूनल को जैसे ही ऑर्डर पास होता है वहाँ से 7 days के अंदर अंदर इंटीमेट करना पड़ता है लिक्विडेटर को भी। तो यहाँ पर उन्होंने इंटीमेशन दी है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो स्टिपुलेटेड टाइम कितना होता है, 7 days मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के केस में ही शुड हैव गिवन द डिक्लेरेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो, या फिर कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है तो वो सब कुछ बताना चाहिए था। So as per the provisions of the said act, on the appointment of as the liquidator, he filed the declaration. दे दी इसने, very good, from the date of his appointment in the prescribed form, disclosing the conflict of interest in the respect of his appointment with the tribunal. तो ये भी बिल्कुल ठीक किया। So as per section 281 of the Companies Act 2013, the liquidator of the company submitted to the tribunal a report containing the following particulars, namely, तो उसने पूरी की पूरी अपनी लिक्विडेटर रिपोर्ट दी। लिक्विडेटर रिपोर्ट का सारा कंटेंट इन्होंने यहाँ पर हमें दे दिया है। The nature and the details of assets of the company, including their location, value, stating separately the cash balance in hand in the bank, if any, and the negotiable securities, if any, held by the company. The valuation of the assets shall be obtained from the registered values for this purpose. The nature and details of the assets of the company, including their location and value, stating separately the cash in hand and in bank, if any, and the negotiable securities, if any, held by the company. ठीक है, तो कंटेंट है पूरा लिक्विडेटर्स रिपोर्ट का कंटेंट ही है। amount of issued capital, subscribed capital, paid up capital, existing contingent liabilities of the company, जिसमें नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, क्रेडिटर्स का बता रखा है कि कौन से सिक्योर्ड है कौन से अनसिक्योर्ड है, ये भी बताया हुआ है। ऑल द डिटेल्स ऑफ सिक्योर्ड डेट्स इंक्लूडिंग द वैल्यू and the dates on which they were given, the debts due to the company, due to any company or persons from whom they were due, and the amount likely to be realized on account thereof, बिल्कुल ठीक है। guarantees extended by the company, list of contributories and their dues। तो ये सारा आपका वही liquidators report का कंटेंट दे रखा है इन्होंने। details of subsisting contract, details of legal cases filed by or against the company। the liquidator finally submitted all the documents to the tribunal। बहुत अच्छी बात है। The tribunal settled a list of contributories and caused rectification of register of members in all cases where rectification is required in pursuance of this act. The tribunal reviewed all the assets of the company to be applied for the discharge of this winding up liability। ठीक है,
While settling the list of contributories, the tribunal included every person who is or has been a member or who shall be liable to contribute to the assets of the company an amount sufficient for the payment of debts and liabilities and the costs, charges, expenses for winding up, and for the adjustments of the rights of the contributories among themselves subject to the provisions of the act. ठीक है. Out of 1000 members, 500 members have paid only 50% of their total amount of shares. So there are total 1000 members जिसमें से सिर्फ 500 ने जो है पूरा पेमेंट किया है और बाकी के 500 ने सिर्फ 50% पेमेंट किया है. ठीक है. द कंपनी कैन क्लियर इट्स एंटायर डेट इफ़ अनपेड अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम दीज 500 शेयर होल्डर्स. अगर ये 500 शेयर होल्डर्स अपना 50% अमाउंट दे देना तो इससे क्या होगा, इससे कि सारा का सारा डेट क्लियर हो जाएगा कंपनी का. 2/3 ऑफ सच शेयर होल्डर्स, अब इसका भी 2/3 कर लेते हैं. 2/3 ऑफ 500 paid their remaining contributions towards their shares, consequent to which remaining 1/3 shareholders decided for not paying द अनपेड अमाउंट ऑन दी शेयर्स आर हेल्ड बाय देम. क्या इन्होंने सही किया? नो. सबके सबको देना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो इंटायर डेट क्लियर होगा. तो यहाँ पर ये थोड़ी ना बात है कि 2/3 ने दे दिया तो 1/3 अब कह रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो हम नहीं दे रहे. ऐसे थोड़ी ना होता है. यू हैव टू गिव इट. चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं. मिस्टर रोहन एंड मिस्टर शरद बोथ साइंड द पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप एज contributories of the company. According to the provisions of the Companies Act 2013, whether they were eligible to sign the petition, yes, they were eligible to sign the petition. Why? Because they have got the shares, they became the contributories because of the person who has held the shares, and the person has now died. So the former holder was having the shares, now he has died, now they have got the shares because of that reason. After becoming the contributories of the company, that is they inherited from Mr. Ram, they were legally eligible to sign the petition only if the shares held by them were fully paid up. No, ऐसा कुछ नहीं है. From the first day itself, when their names were registered as contributors, they have all the rights to be part of company's business. Mr. Rohan, Mr. Sharad were only eligible to sign the petition if they had held the shares in the name for at least 6 months. No, इनके केस में एक कंडीशन अप्लाई नहीं होगी. Why? Because they have devolved they have just got the shares because of the death of the former holder, right? Mr. Rohan, Mr. Sharad were eligible to sign the petition as the shares for which they are contributories have devolved upon them upon the death of the former holder, that is Mr. Ram. इस वजह से उनको ये राइट मिल रहा है, not because of any other reason. Okay, let's move on to the next question. Question number 2. Do you think the amount paid by 2/3 of the 500 shareholders will absolve the remaining 1/3 shareholders from their liabilities? No. दूसरे वालों को फ़ायदा थोड़ी ना मिलेगा कि 2/3 ने दे दिया तो 1/3 छोड़ो. No. If the amount needed to settle the debts of the company is collected from 2/3, then the remaining need to, ये then नहीं होगा, वैसे तो then होगा. Then the remaining shareholders need not pay. ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी पे करना पड़ेगा. All the shareholders need to respond individually to the notice whether they wish to pay the unpaid. Whether wish वाली बात थोड़ी ना है कि मर्जी थोड़ी ना चल रही है. The tribunal has the discretion to decide that whether 1/3 shareholders need to contribute or not. Every shareholder being a contributory is liable to pay the extent of unpaid amount of his shares irrespective of his holding. बिल्कुल ठीक बोला हुआ है, आपको अमाउंट पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं. The company decided to compensate the loss which Mr. Singh has to bear for the loss of his job as MD. Is the company justified? No, नहीं करना चाहिए था. कंपनी के पास खुद के पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं. अभी तो डेट्स को पेमेंट करने के लिए जितना अनपेड अमाउंट आएगा तो सारे के सारे डेट्स की पेमेंट होगी. तो जब कंपनी के पास एसेट्स कम हैं तो उस पर्टिकुलर केस में वो तो बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे. द कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट मेक द पेमेंट्स. नो, ऐसा नहीं होता. कंपनी कैन नॉट गिव कॉम्पनसेशन टू मिस्टर सिंह एज इट इज़ वाउंड अप बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. बिल्कुल ठीक. द कंपनी कैन गिव कॉम्पनसेशन टू मिस्टर सिंह आफ्टर द शेयरहोल्डर्स पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. नहीं, तब भी नहीं दे सकते. द कंपनी कैन पे कॉम्पनसेशन टू मिस्टर सिंह ओनली इफ इट वॉज इन्वॉल्व इन ओनली इफ ही वॉज इन्वॉल्व इन. नहीं भाई, अगर वो इन्वॉल्व होता तो उस केस में उसको कॉम्पनसेशन दे सकते थे, तो बिल्कुल भी नहीं देते. नाउ मिस्टर दिलीप हैड सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द कंपनी, सो बाय व्हाट
ओहो. So by what date he should file the declaration with the tribunal? अगर conflict of interest होता है तो मैंने बताया था 7 days के अंदर अंदर from the date of appointment. तो यहाँ पर अगर हम देखें अपॉइंटमेंट कब हुआ था, he was appointed on 21st of December. तो इधर से 7 दिन ले लो. 28th ऑफ दिसंबर हो जाएगा. ओहो, इसको क्या हो गया, तब का आंसर क्या हो जाएगा, 28th ऑफ दिसंबर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the role of registrar on receipt of intimation order from the tribunal for winding up of the company? अब रजिस्ट्रार का रोल क्या होता है, जैसे ही उसको ट्रिब्यूनल से ऑर्डर मिलता है, इंटीमेशन मिलता है बेसिकली, तो उस केस में क्या करेगा रजिस्ट्रार, क्या करेगा. रजिस्ट्रार का काम है, सिंस लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के केस में अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना ऊपर, अच्छा यहाँ पर लिस्टेड कंपनी वगैरह कुछ मेंशन नहीं था. तो आई टेल यू द प्रोविजंस फॉर बोथ द केसेस. क्वेश्चन कहाँ है, ओके. केस क्या, वो क्या होता है, अगर लिस्टेड कंपनी होती है ना, तो लिस्टेड कंपनी के केस में आपको क्या करना पड़ता है, आरओसी को, स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ता है, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में वो सिक्योरिटीज़ लिस्टेड थी, प्लस आपको ऑफिशियल गैजेट में भी इस चीज़ को नोटिफाई करना पड़ता है. लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर कंपनीज अगर मैं बात करूँ, अदर कंपनीज़ के केस में क्या होता है, आरओसी को एंडोर्समेंट्स करनी पड़ती है इस इफेक्ट में अपने रिकॉर्ड्स के अंदर कि वाइंडिंग अप हुआ है. ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के केस में तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी पता होना चाहिए इस बारे में कि वाइंडिंग अप हुआ है. तो यहाँ पर हम देखते हैं, रजिस्ट्रार विल कीप द विजिलेंस ओवर द वाइंडिंग अप प्रोसेस. द रजिस्ट्रार विल असिस्ट द लिक्विडेटर ऑन वाइंडिंग अप. The registrar will make an endorsement to that effect in the records relating to the company and notify it in the official gazette. बिल्कुल ठीक है. Registrar will strike off the name, no. तो यहाँ पर आपको endorsements करनी होती है in the records and also you'll have to notify it in the official gazette. अगर listed company होती तो stock exchange को भी बताना पड़ता है, जिस भी stock exchange में वो securities listed हैं. ठीक है. So this is about this case study. I hope you have enjoyed solving this case scenario with me. In case you did, please like the videos, share them with your friends and subscribe to the channel in case you haven't already. So yeah, that's about it. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy and stay happy. Bye bye.